सारी जो है ना, अब ये जितनी भी मार्केट है, तीनों की तीनों, वहां पे हो क्या रहा है? वहां पे चीजों की खरीदो फरोख्ती हो रही है ना। हम्म। तो अगर एक मार्केट के बीच में जाकर इंसान एनालिसिस कर लेता है कि यार ये वर्किंग कैसे यहाँ पे हो रही है, बेसिक मेथड को समझ लेता है, तो उसके लिए किसी और जगह पे जाकर खरीदो फरोख्त करना दूसरी मार्केट में भी आसान होता है। बिल्कुल। ये बाय नेचर इंसान के अंदर ही चीज शामिल है ना, कि वो इंसान की हेजिटेशन दूर हो जाती है। तो सेम इसी हम्म। तरह से क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, इन सब के अंदर सेम एक जैसी चार्ट चलते हैं। गोल्ड का आप एनालिसिस करोगे एक जैसा चार्ट चल रहा होगा। टेक्निकल एनालिसिस सबका एक जैसा ही होता है, और फंडामेंटल का एनालिसिस भी एक जैसा ही होता है। फंडामेंटल आपने उसकी बैकबोन देखनी होती है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनके काम है, वो किस सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं, और उनका अमल दखल कैसा है। तो वो आप बैकबोन की देखते हो फंडामेंटल में जाके। और टेक्निकल एनालिसिस के बीच में हर चीज आपके सामने है कि चार्ट आपको क्या कर रहा है। हिडन मार्केट है, आपको नहीं पता कि वहां पे बच्चा है, बूढ़ा है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कौन है, आपको इस चीज का नहीं पता। आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि हिडन मार्केट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, और आप भी उनके लिए हिडन ही है। जैसे ठीक। आपको वो अगला इंसान नजर नहीं आ रहा, जस्ट कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, बाइंग की सेलिंग हम्म। की। इसी तरह से हम्म। अगले इंसान के लिए भी तो आप ऐसे ही हो ना। तो ये एक हिडन बिल्कुल। मार्केट है, इसके बीच में आप देखते हो इंसान की साइकोलॉजी के साथ आप चलते हो। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, तो वो आपके माइंड में चीजें घूम रही होती हैं। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ट्रेडिंग की फील्ड जितनी भी है ना, क्रिप्टो हम्म। है, फॉरेक्स है या स्टॉक मार्केट है, स्टॉक और शेयर्स मार्केट एक ही है। ठीक। और इसके साथ फिर एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉमोडिटी, यानी कि जो कुदरती आपके जखायर होते हैं, मादनियात होती हैं, लाइक गोल्ड, वाइट गोल्ड, टिटेनियम, नेचुरल गैस हो गया, पॉपकॉर्न वगैरह, ये जितनी भी मादनियात आते हैं ना, कुदरती जखायर आते हैं, उनको हम कॉमोडिटी बोलते हैं। हम्म। तो ये चार तरह की मार्केट चलती हैं। आप और क्रिप्टो इन सब का मिक्सर है। ठीक हो। क्रिप्टो सब का मिक्सर है, फोरेक्स का भी। फोरेक्स में बेसिकली आपकी करेंसीज आ जाती हैं। और जो ये आती है स्टॉक मार्केट, वो कंपनीज के शेयर्स आ जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो या गवर्नमेंट के लेवल पे वर्किंग कर रही हो, लाइक जैसे मेटा लगा लें आप, गूगल लगा लें, amazon, अलीबाबा, ये वो सारा कुछ जितनी भी कंपनीज है, तो वो स्टॉक में आ जाती है, शेयर्स मार्केट में आ जाती है। और जो कमोडिटी, वो भी आपको मैंने बता दिया, कुदरती जखायर है। और क्रिप्टो इन सब का मिक्सर है टोटली तौर पे। क्रिप्टो भी बेसिकली प्रोजेक्ट्स ही बनते हैं अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, गेमिंग हो गई, इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये वो सारा कुछ ही। अगर आप बिनास के ऊपर जाओगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट का, मार्केट के बीच में जाके आपको एक जोन का ऑप्शन मिलता है। अब वो जोन उन्होंने उसको जस्टिफाई किया होता है कि यहाँ पे आप देखो कि ये जोन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जो प्रोजेक्ट्स वर्किंग कर रहे हैं, तो वो कंपनी ही है ना। हम्म। तो उन्होंने अपना एक पूरा रोड मैप दिया होता है जिसको हम व्हाइट पेपर बोलते हैं, कि हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारी टीम है, और हमारी हमारे जो किस कोडिंग के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो डेवलप हुआ है। और आप इस चीज को बखूबी समझ सकते हो कि जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं या एप्लीकेशंस बनती हैं, या कंप्यूटर की जो खुद की लैंग्वेज है, वो मैथमेटिकली तौर पे है, और वो कंप्यूटर ठीक। लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है किसी ना किसी कोडिंग के अंदर। और जैसे HTML या जो CSS है, ये तो कंपलसरी है ना हर डेवलपर के लिए, कि इन दो के बगैर तो आपकी कोई भी वेबसाइट डेवलप हो ही नहीं सकती, कोई कोडिंग आपकी चल ही नहीं सकती। ऐप हो या वेबसाइट हो या किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट हो जिसका लिंक कंप्यूटर के साथ हो। तो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग करने के लिए जब ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो उस टाइम पे जब इनकी कोडिंग होती है, तो वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में होती है। जैसे आई थिंक शायद आपको पहले ना पता हो कि इथेरियम की जो कोडिंग हुई है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज में हुई है। अच्छा। इथीरियम जो डेवलप हुआ है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज में हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो जावा के अंदर भी हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो पाइथन में हुए हैं। यानी कि जितनी भी ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं कंप्यूटर की, तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उसको डेवलप करते हैं, और आगे कंप्यूटर को यानी कि ब्लॉकचेन को वो पैगाम देते हैं, उनकी तरफ वो व्हाइट पेपर को भेजते हैं उनकी चेन पे, कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस चीज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो वो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, वो वर्किंग करती है 3 मेथड के ऊपर। वो अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। तो यार ये हमारा वेलकम टू BTM वाला सीन है। और BTM हमारी शॉर्ट फॉर्म है बीइंग ट्रेड मास्टर की। और ठीक है। ये, अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें,
तो ये जो कोर्स है हमारा, जिसको आप कह लें कि हैंड टू हैंड प्रैक्टिस लगा लें या जो बैचेस की सूरत में हो रहे थे, ये सबके लिए है डिस्क्रिप्शन कि दिस कोर्स इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू चेंज देयर लाइफ एज प्रोफेशनल ट्रेडर्स। So in this course, you will be able for doing the trade in crypto, forex and other stock of the world. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कभी भी ये लालच नहीं है, और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि मैं बोलूं टीम वालों को कि भाई आप आगे जाकर क्लासेस हो। अव्वल मेरी कोशिश होती यही है, बल्कि 99% ही जितने भी लेक्चर्स डिलीवर होते हैं वो मेरे खुद की तरफ से ही होते हैं कि जिस मकसद के लिए एक इंसान आपके पास आया है ना, तो आप उसके ऊपर कारा मत रहो। अगला इंसान का माइंड के बीच में भी चीज हो कि यार हाँ, जिस मकसद के लिए मैंने पैसे दिए हैं वो चीज भी मुझे मिल रही है। अदरवाइज मार्केट के अंदर ऐसी चीज होती नहीं है कि जो गैप एक चल रहा था हमने उस चीज को कवर किया। और उन बंदों के लिए चेंजिंग होगी कि भाई जो बंदे इंटरेस्टेड होंगे, हम वो बैचेस वाला सीन क्यों खत्म किया, इसी वजह से किया है कि किसी के पास हो सकता है भाई ज्यादा पैसे हों, वो बोले जी ठीक है मैं तो जो है ना क्लासेस ले लूंगा या बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो उस सारे का सारा ना कि इंसान का टेम्पो खराब हो जाता है कि यार एक इंसान इतनी मेहनत के साथ आया, वो मेरा भी टाइम कीमती है अगरचे आपने फीस ली हुई है, लेकिन वो क्लास तक हम्म। माहौल नहीं बनता जब आगे से आपको उस तरह की डिलीवरी नहीं मिलती। रिस्पॉन्स ही जब बिल्कुल। आपको वैसी नहीं मिलनी, वो ठंडा पन्ने को होना है आगे भी, तो वो वहां से फिर मजा नहीं आएगा, तो वो ना एक टेम्पर बंदे का टूट जाता है। तो ये ठीक है। फिर इस चीजों को ना हमने चेंज करके तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया कि यार ये जो बंदा इंटरेस्टेड होगा ना, उसको प्रैक्टिकली तौर पे लेकर चलो ताकि आपको भी खुशी हो, क्योंकि किसी स्टूडेंट का कामयाब होना ना वो उस्ताद के लिए बहुत बड़ी एक बात होती है कि ठीक है यार, अगर हमारे जरिए आप एक सबब आपका एक बन गया है रिजक का, या घर का आप चूल्हा जला रहे हो, आगे पता नहीं कितने इंसानों के साथ आप लिंक करोगे, तो वो एक खुशी होती है बिल्कुल। हमें इस चीज को देखकर। बिल्कुल। और सेकंड नंबर पे का ट्रेड खाली क्रिप्टो की नहीं है, बाकी स्टॉक्स की भी है, फॉरेक्स की होगी या कमोडिटी वगैरह की होगी। और बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स फुली प्रैक्टिकल सेशंस, इसमें कोई आपको वो सीन नहीं है कि भाई रिकॉर्ड किए हुए हैं पहले कुछ 6 महीने पहले के लेक्चर, अब 3 महीने बाद जो कुछ चीजें अपडेट हुई हैं वो ही आपका जो है ना सेशन चलते जा रहे हैं पुराने वाले, अगले इंसान को अप टू डेट कंटेंट ही नहीं मिल रहा। यही अमूमन मार्केट में चलता है ना, तो ये वो भी चक्कर नहीं है, आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे क्लासेस दी जाती हैं, सेशन करवाए जाते हैं। Means this course is designed up to 90% on the practice part, and we give you a 101% money back warranty if you have $1,000 for trading with us. So let's start the module of the course and we'll try to know further details. अब यहाँ पे भी वही शर्त रखी है हमने $1,000 वाली, क्योंकि जब तक आपके पास अमाउंट नहीं होगी फिर यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाले बंदे होते हैं वो लॉस भी करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो आपकी साइकोलॉजी की गेम है, माइंड गेम है, आपको अपने साथ पे मजबूती रखनी पड़ती है, और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि स्टार्ट ले बंदा और उसको लॉस ना हो। प्रोफेशनल बंदों के भी लॉस होते हैं, वो अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हैं जो एसएल वगैरह लगाते हैं। हम्म। तो न्यूबी जो बंदा होगा तो उसके लिए तो ज्यादा ही चीज खतरनाक होगी ना, अगर स्टार्टिंग के अंदर ही वो इंसान इतना बड़ा रिस्क लेगा। एक ट्रेड उसकी हिट हो जाएगी, दो हो जाएगी, तीन हो जाएंगी, चौथी के ऊपर बंदा स्टक हो जाएगा। या तो लो अपना सारे का सारा वो पोर्टफोलियो जो है उसको जीरो करवा लेगा, या 50% लॉस करवा लेगा, या जितना भी करवाएगा एट दी एंड वो हिम्मत हार जाएगा। तो यहाँ पे फिर उनको क्या करवाया जाता है कि साथ साथ ट्रेडिंग करवाई जाती हैं कि अगर उनका लॉस हो भी रहे हैं ना, तो साथ साथ कवर होते रहे, प्रैक्टिस भी उनकी चलती रहे, पहले डेमो के ऊपर ट्रेड करें, विनिंग रेशो अपनी दिखाएं कि यार क्या है विनिंग रेशो, उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट लेकर उसके ऊपर ट्रेड करें। $50 के साथ अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो 51 कर लो, 52 कर लो, या ना कि आप उसको जीरो करो। अव्वली तो कोशिश यही है ना कि आप उसको ऊपर की तरफ बढ़ाओ, एक एक करके बढ़ा लो। बिल्कुल। एक एक करके बढ़ा रहे हो भाई, $10 आपने ऊपर बढ़ाए हैं, तो अब ये चीज तो देखो ना कि आपने 10 ट्रेडें ली हैं और आपकी विनिंग रेशो देखो कहाँ पे गई है। तो ये सारी एक ना उनको एक रोड मैप दिया जाता है सारे का सारा। नेक्स्ट कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। नेम से आप बाखूबी वाकफ हो गए होंगे, तैयब राज नेम है, और स्टडी मेरी जो है वो डबल मास्टर है इस्लामिक स्टडी के अंदर, एम हेड है मेरा, और हिफस भी है। और टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे तकरीबन कोई 8 साल हो चुके टीचिंग करते हुए ना। ये ओवरऑल बाकी फील्ड्स को भी लेकर है, ट्रेडिंग को लेकर भी है, सीखने सिखाने से रिलेटेड भी है, क्योंकि मेरी फील्ड ट्रेडिंग के अलावा एसईओ की भी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और इन दोनों से हटकर बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी रही है। तो ओवरऑल तकरीबन मुझे टीचिंग करते हुए 8 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका हुआ है।
और 2019 से मैं जो ना प्रोफेशनली तौर पे जैसे अभी पब्लिकली काम कर रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, वो तकरीबन मैं 2019 से कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं ट्रेडिंग के अंदर 2013-14 से हूँ। जिस टाइम पे बिटकॉइन $200 के गिर्द घूम रहा था और डॉलर 104-5 रुपए के ऊपर स्टिल था, यानी कि 19-20 हज़ार रुपए का एक बिटकॉइन मिलता था। मैंने और 1,06,000 का लिया था 2016 में। हाँ, तब भी इतना ज़्यादा महँगा नहीं था हुआ, ऐसे ही है। लेकिन उस बिल्कुल। टाइम पे हम खुद भी इतने सिंसियर नहीं थे, सीधी-सी बात है, क्योंकि हाइप उस टाइम पे नहीं थी, हाइप इसकी गई है कोरोना के दिनों में। तब जाके इसकी एडॉप्शन हुई है और लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू किया और हम भी तब से ही इसके बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं और एसईओ की फ़ील्ड को स्किप किया। बहरहाल वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपने वक़्त के ऊपर शहंशाह होता है। हम उस टाइम पे भी शहंशाह बिल्कुल। थे, ठीक है? और जिन्होंने उस टाइम के रखे हुए थे अपने पास वो अभी के टाइम पे भी हैं। तो चलता है सारा काम, निज़ाम चलता है साथ-साथ और ऑलमोस्ट तकरीबन ये $60,000 से ज़्यादा की अर्निंग कर चुका हुआ हूँ मैं। ये इसी तरह से जैसे इन्वेस्टर साथ होते हैं या पार्टनरशिप वगैरह होती है, तो जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, तो ये स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्किंग होती रहती है। तो जो अभी का पिछले दिनों में या यूँ कह लें कि जो 2023 की क्लोजिंग टाइम तक जो ऑल टाइम हाई गया है हमारा रेवेन्यू, वो तकरीबन $60,000 तक गया हुआ है। उसके ठीक। बाद ये जो बीटीएम का मिशन है उसको स्टार्ट क्यों किया कि ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कि जहाँ पे फुली तौर पे हम इस विज़न के साथ चल रहे हैं कि हमने अगले इंसान को ट्रेडर बनाना है, गैम्बलर नहीं बनाना और उनको कहना है कि ये ओरिजिनल वर्क है, ना कि आप शॉर्टकट की तरफ भागो। जैसे अमूमन न्यूबी क्या करते हैं वो फ्यूचर ट्रेड की तरफ चले जाते हैं, लेवरेज लेते हैं बढ़ा-बढ़ा कर और फिर एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं आता, वो ज़ीरो हो जाते हैं। ये हमारा एक एम है कि जो है ना हमने आपको ट्रेडर बनाना है, बी अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर, ये हमारा एक एम है। और ये वाहिद ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जिसके अंदर रहते हुए आप ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हो और सक्राय से एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको क्रिप्टो की सी का भी नहीं पता या ट्रेडिंग के उसको टी का भी नहीं पता, तो उसको हम जो है ना सक्राय से लेकर चलते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान खुद समझता है कि हाँ यार मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मुझे कुछ एजुकेशन मिली है, मुझे कोई नॉलेज मिली है इस फील्ड से रिलेटेड और ये जितनी भी चीज़ें चलती हैं हमारी ये सारी की सारी इस्लामिक लॉज़ के ऊपर चलती हैं। जैसे फ्यूचर ट्रेड हराम है या हलाल है उसका सारा कॉन्सेप्ट आ गया। ओवरऑल ट्रेडिंग जो है या क्रिप्टो के हवाले से बहुत सारे लोगों के माइंड के बीच में एक चीज़ बैठी हुई है, यार ये तो है ही हराम है, इसका तो पता ही कोई नहीं है काम क्या करती है, ये है, वो है। तो अभी तक यानी कि हमारे माइंड वहीं पे स्टक है। तो जितने भी यहाँ पे काम होते हैं या ट्रेडें होती हैं या सीखने-सिखाने का जो एक अमल जारी रहता है, वो पूरे का पूरा इस्लामिक लॉज़ के ज़रिए होता है। ठीक। अब है जी हमारा कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन-सी? कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? भई नंबर 1 के ऊपर जो हमारे पास चीज़ आती है, सबसे पहले जो चीज़ें हम चाहिए, वो है जी एक आपके पास मोबाइल हो एक अदद या ठीक। लैपटॉप हो या पीसी हो। अब ये तीनों के बीच में मैं आपको ना अ, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा कि मोबाइल के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई बहुत ही हाई लेवल का मोबाइल हो। अगर आपके पास 4 जीबी, 6 जीबी रैम वाला भी मोबाइल होगा, इवन कि 2 जीबी रैम वाला भी मोबाइल होगा, तो वो भी इनफ है, चल जाएगा। 90% जो हम ट्रेडें लेते हैं ना 90% वो हम मोबाइल के ऊपर ही लेते हैं। सीखने-सिखाने का अमल तो मोबाइल पे नहीं पॉसिबल है, लेकिन ट्रेड करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो ऐप्स ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है या बंदे ऐसे होते हैं जो लैपटॉप या पीसी के ऊपर बैठ के वेब वर्ज़न पे जाके तो वो ट्रेडें ले रहे हो एक्सचेंज के ऊपर जाके, खरीदो-फरोख्त कर रहे हो। 90% आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, वो मोबाइल के ऊपर ही खरीदो-फरोख्त वाला सीन करते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास अपना खुद का मोबाइल है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी चलेगा। लाज़मी नहीं है कि आप अलग से लो या कोई बहुत ही हाई लेवल का। लैपटॉप या पीसी, मैं वैसे दोनों में से रिकमेंड करता हूँ लैपटॉप। लेकिन अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, जस्ट पीसी है, तो वो भी इनफ है। इवन दैट कि अगर कोर टू डू भी आपके पास है ना, तो वो भी चल जाएगा, सिर्फ़ आप थोड़ा-सा उसको अपग्रेड कर लो। यानी कि उसके बीच में आप रैम थोड़ी-सी अपग्रेड कर लो कि 8 जीबी या 12 जीबी रैम कर लो और विंडोज़ यूज़ करने के लिए आप उसमें एसएसडी लगा लो, ताकि उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाए और वो आपको चलने में आसानी दे। ये लैपटॉप और पीसी के हवाले से है।
फिर जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है जो ज़रूरी है, वो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना। अगर आपके पास मोबाइल डाटा अच्छा चलता है, क्योंकि मोबाइल की कवरेज होती है हर एरिया के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर फैसलाबाद के अंदर गाँव का इंटरनेट अच्छा चल रहा है, तो लाज़मी नहीं है कि आपके पास उधर कैंट में भी अच्छा चल रहा हो। तो हम्म, वो कवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इंटरनेट आपके पास अच्छा चल रहा है या ब्रॉडबैंड का आपके पास कनेक्शन लगा हुआ है, जैसे प्राइवेट कंपनी हो गई या बीटीसीएल हो गया, तो व्हाटएवर इंटरनेट कोई भी आपके पास है ना, तो एक अच्छा इंटरनेट आपके पास हो, जो डिस्कनेक्टिंग ना करे। और मैं जो अच्छा इंटरनेट कंसीडर करता हूँ ना, वो ऑलमोस्ट 4 एमबी से लेकर 10 एमबीपीएस का जो कनेक्शन है ना, वो एक बेहतरीन मैं कनेक्शन तस्वीर करता हूँ। और कोशिश यही करें कि 10 एमबी तक का तो आपके पास कनेक्शन हो। और जो सिम का डाटा होता है वो तो 10 से भी ऊपर चला जाता है, अगर उसकी कवरेज अच्छी आ रही हो। एवरेज वो 20-30 एमबी तक जा रही होती है उसकी जो स्पीड है। फिर जो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, वो है जी आपके पास ऑलमोस्ट $100 का मार्जिन हो। ये बिल्कुल फ्रेश बंदे के लिए, न्यूबी के लिए है। जैसे मैंने आपको बोला कि $1000 अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो आपका किस साइड पे आ जाएगा? ट्रेडिंग लेने के हवाले से सिग्नल वाली साइड पे आपका आ जाएगा, कि वहाँ से जो आपका प्रॉफिट जनरेट होकर आ रहा है 70% वाला, वो ही प्रॉफिट आपका प्रैक्टिस के तौर पे जाए, ना कि आपके एक्चुअल मार्जिन में से पैसे निकल के आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। जब एक इंसान अपनी राह से ही खाता रहेगा, जो उसने अपने पास इकट्ठी की हुई है काम को करने के लिए, जब वो कम होती जाएगी, जैसे किसान है, किसान ने गंदम बीजने के लिए या फसल बीजने के लिए उसके बीज को साइड पे रखा होता है, क्योंकि उसके बगैर उसकी फसल आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो अगर हम्म, उसी बीज को वो खा लेगा, तो वो फिर आगे कैसे अनाज को उगाएगा? मुश्किल हो जाएगी ना। इसी तरह से जो बिल्कुल। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो ऐसे पैसे पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस नहीं बल्कि ऐसे पैसे कि जिसको आपने एक्चुअल के अंदर लॉन्ग टर्म पे ये सोचा होगा कि ये इस पैसे से मैंने पैसा कमाना है। तो अगर वो असासा ही या प्रैक्टिस के अंदर गवा दोगे, तो वो क्यों होगा? क्योंकि आपको कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला इंसान नहीं मिला कि जो रोड मैप के ज़रिए आपको लेकर जा सके। तो इसलिए आपके ये नुकसान होते हैं। अब यहाँ पे $100 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब अगर किसी के पास $100 भी नहीं है, तो उसके लिए हम कौन-सा ऑप्शन रखते हैं? उसके लिए हम ये ट्रेड का ऑप्शन रखते हैं, जिसको हम डेमो ट्रेड कहते हैं, प्रैक्टिस के लिए। वो आपके एक्सचेंजेस के ऊपर भी हो जाती है और ट्रेडिंग व्यू का जो टूल है, वहाँ पे भी हो जाती है। गर्ज़ हमारी ये होती है प्रैक्टिस करने से कि हमारी जो विनिंग रेशियो है ना, वो बेहतर हो सके, ताकि हमें आइडिया हो जाए, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, क्या वो हमें कुछ फ़ायदा भी दे रही है चीज़ के नहीं दे रही? इसलिए हम ठीक ये है। चीज़ लाज़मी साथ करते हैं। फिर जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला, कि कौन-कौन से लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि ऐज डज़ नॉट मैटर, बट ऑफ कोर्स मेंटालिटी स्ट्रांगेस्ट डिड। कि एक इंसान 50 साल का है या एक इंसान 20 साल का है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे जो मेन चीज़ मैटर करती है ना, कोई इंसान मेंटली तौर पे कितना स्ट्रॉन्ग है। वो कितना क बियर कर सकता है मार्केट को, क्योंकि ये मार्केट और फिज़िकल मार्केट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, फ़र्क कुछ नहीं है दोनों के अंदर। वहाँ पे आप जाके फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हो, चीज़ को ऑन कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिजिटली तौर पे ऑन कर रहे हो। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक देता हूँ, लाइक आप यूँ समझिए कि ये एक पंप है, वहाँ से पेट्रोल आप सेल कर रहे हो। आपने पंप बनाया या आपने एक एजेंसी बनाई है, जहाँ पे आपने एक छोटी-सी मशीन लगाई हुई है, जहाँ से आप पेट्रोल जो है ना वो डालते हो। और वहाँ पे भी अगर आपने पेट्रोल डालना है, तो पीछे आपके पास उसकी वो होगी, पेट्रोल होगा आपके पास, तो तभी आप आगे डिलीवर करोगे ना। अगर आपके पास वो चीज़ ही पीछे नहीं होगा, स्टॉक ही नहीं होगा, तो कैसे आप करोगे? तो वो वहाँ पे देखिए आप एक रिस्क लेते हैं ना फिज़िकल चीज़ वाला, कितने आपको अखराजात पूरे करने पड़ते हैं। रेंट अगर हो सकता है उसका, बिजली के अखराजात, आपकी जो लेबर है उसके अखराजात, उसके बाद फिर टैक्स वगैरह, यानी कि सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर इस सारे झंझट से बचने के लिए जो मैं वहाँ पे जाके फिज़िकल इतना पैसा लगा रहा हूँ, अगर वही अपॉर्च्युनिटी एज़ अ ट्रेडर मुझे ऑनलाइन मिल जाए और मैं जाकर कमोडिटी में मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दूँ। यहाँ वहाँ पे जाके मैं गोल्ड खरीद लूँ, या मैं जाकर क्रूड ऑयल खरीद लूँ, या मैं ऑयल खरीद लूँ, कोई भी चीज़ वहाँ से मैं जाकर खरीदता हूँ, उसको मैं ऑन करता हूँ। तो फिर दोनों के अंदर कौन-सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है? वो वाली चीज़ जो फिज़िकल है, जो मेरे लिए एक रिस्क टेकिंग फैक्टर हो सकता है, या ये वाली चीज़ बेहतर है कि जहाँ पे मेरे पास तो कोई बड़ी रिस्क ही नहीं है, हर चीज़ तो मेरी ऑनलाइन पड़ी हुई है, ना मुझे रेंट देने पड़ रहे हैं, ना मुझे उसका ख़्याल रखना पड़ रहा है। सिर्फ क्या माइंड गेम है मेरी ना, तो मार्केट मेरे सामने, उसको मैंने हम्म, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि ट्रैफिक तो चल नहीं थी रही ना, हर जगह पे तो ट्रैफिक बंद थी। वहाँ पे सारे बंदे जितने भी क्वारंटाइन में बैठे हुए थे, और पेट्रोल जो है वो तो अब ज़ाहिर-सी बात है कुदरती ज़खायर में से है।
तो वो जो कुदरती जखायर में से चीजें होती हैं वो रुकती तो नहीं ना, वो तो निकलती रहती ना जमीन में से। तो जब आगे वो यूज ही नहीं था हो रहा तो पीछे स्टॉक बढ़ता जा रहा था। वो ही पेट्रोल -$, बैरल में भी वो बिका है। यानी कि वो क्या कह रहे थे कि भाई उठा लो, आपकी मेहरबानी है, पीछे हम जो इतनी चीज निकलती आ रही है जमीन में से नेचुरली तौर पे, हम उसका क्या करेंगे, कहाँ पे उसको रखेंगे, हमारे पास तो पीछे इतने वेयर हाउसेस ही नहीं है कि जहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकें। तो -$, में वो हो रहे थे। तो जैसे कोरोना के दिन खत्म हुए, खत्म होने के बाद जब ट्रैफिक स्टार्ट हुई है, डिमांड उसकी बढ़ना शुरू हो गई, तो जिन लोगों ने अपने पास उनको सेव किया हुआ था, माइनस बैरल में उसको लिया हुआ था, या $1 $2 बैरल में उसको लिया हुआ था, वो ही पेट्रोल दोबारा से फिर ऊपर चला गया। तो ट्रेडिंग क्या चीज है, वो अपॉर्चुनिटी का नाम है कि मौका महल देखकर आपने चौका मारा है। ये होगी ठीक। मेंटेलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट वाली चीज। फिर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड, इफ यू हैव नो द पेशेंस, लीव द कोर्स एंड डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, ट्राई टू लर्न अदर थिंग्स विच यू आर योर बस। यानी कि लाजमी नहीं है कि आप ट्रेड अगर करते हो कि यार मैंने ट्रेडर ही बनना है, अल्लाह ने आपके लिए और भी असबाब रखे होंगे। ये उस सूरत के अंदर है कि जब आपके अंदर सब्र नहीं है, कोई भी चीज होगी उसके अंदर जल्दबाजी नहीं हो। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप जॉब के ऊपर गए हो कितनी स्टडी है आपके पीछे? मेरी बैचलर है, 16 ईयर्स। यानी कि बैचलर है, और देखिए 16 साल आपने लगाए, और सोलह बिल्कुल। साल लगाने के बाद आप जॉब कर रहे हो, तो वह कितनी पे ले रहे हो वहां वहां से? मुझे मिल जाती है कोई 1.5 लाख। अच्छा, वो अगर अब इसी को अगर 1.5 लाख को हम कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर के अंदर ही, तो समथिंग आप वहां से कुछ $400 के अराउंड अर्निंग कर रहे हो। लेकिन हम्म। 400 के ऊपर जाते हुए देखिए आपको कितना अरसा का लगा है। उससे कई बिल्कुल। गुना ज्यादा आपकी लर्निंग के ऊपर लगे हैं। और लर्निंग से ऊपर वाले जो पैसे लगे हैं वो आपके टाइम के लगे हैं, कि जो आपने 16 साल दिए हैं। क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा चीज बिल्कुल। कीमती है ना, जो टाइम आपका गुजर जाना वो तो नहीं वापस आना। और पैसा तो फिर से भी कमा लोगे, लेकिन वो 16 साल की डिग्री लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज अगर आप डिग्री लेते हो ना, वो आपकी आप बनती है आर्ट्स वाली डिग्री। वो मैट्रिक के बाद मास्टर तक जाते हुए सिंपल सिंपल डिग्री भी आपसे 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा करवा देती है बिल्कुल ऐसे ही है। 6 सालों में। मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप गलती हम्म। से इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईटी की फील्ड में आ गए, तो इसी का ही अब 4 5 गुना ज्यादा कर दो। मेडिकल के बीच में तो बंदा अपनी जिंदगी दे देता है, फिर जाके वो कहीं पे वो पीएचडी करता है, और कहाँ पे जाता है वो जिंदगी गुजर जाती है उसकी, बेचारा उसके सर के बाल सफेद हो जाते हैं। और जिस टाइम पे आकर फिर उसने आराम करना होता है, उस टाइम पे आकर फिर वो लोगों को लूट रहा होता है। भाई वो तो लूटेगा ही, कि जिसने कहना भाई मैंने जिंदगी दे दी, अपनी पैसे इतना लगा दिया, तो यहीं से पूरा करूंगा मैं। और अपनी जिंदगी बिल्कुल। लगाकर आगे आने वाली नस्लों के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। यानी कि ये एक सर्कल चल रहा है। तो इसलिए, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए अगर तो आपको खबर नहीं है, ठीक है, और आप इस चीज को लेकर नहीं चल सकते, तो उसका सिंपल सा फार्मूला यही है कि भाई आप इस चीज को छोड़ो, आप किसी और चीज में ट्राई करो, ताकि आपका भी टाइम कीमती जो है वो भी बच सके, और अगले इंसान का भी बच सके। इस रिक्वायरमेंट से हमारी मुराद ये चीज है। ठीक हो। कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही, कोई बोरिंग तो नहीं हो रही? नहीं नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये ना ठीक। उसके बाद हम इकोनॉमिकल जो सर्कल है ना, उस चीज को समझ लेते हैं कि ये इकोनॉमिकल सर्कल वर्क कैसे करता है। ये जो चीज, मे भी आपने अपनी स्टडी की फील्ड में भी कभी ये पढ़ा हो कि अरसा दराज पहले, पहले वक्तों में बार्टर सिस्टम होता, यानी कि चीजों के बदले में चीजें ली जाती थी। चीजें ली जाती थी। किसी जानवर के बदले में जानवर, या किसी अजनास के बदले में कोई जानवर, यानी कि चीजों के रद्दो बदल के साथ ट्रेड की जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज की ना सबसे बड़ी जो कमी थी ना, वो ये थी कि फर्ज करें कि यार यहाँ पे ये पर्सन ए है,
ये है जी पर्सन बी, और ये है जी मेरे पास पर्सन सी। अब तीनों के बीच में एक चीज का मसला आ रहा है। वो किस चीज का है कि पर्सन जो ए है ना, उसके पास है ये हाथी, और पर्सन जो बी है उसके पास है ये बकरी, और पर्सन सी जो है ना, उसके पास कोई आप और जानवर ले लें, आप यूं कह लें कि उसके पास है जी 3 बकरियां, किसी और किस्म की भेड़ ले लें, भेड़। अब ठीक हो गया। पर्सन अब पर्सन ए को जिस चीज की जरूरत है, लाइक वो किस चीज की जरूरत है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ना ये बकरी के बदले में मुझे ना भेड़ चाहिए। ये पर्सन ए कह रहा है कि मुझे ये जो मेरे पास हाथी है ना, इसके बदले मुझे भेड़ चाहिए। और जिसके पास भेड़े हैं ना, वो कहता है भाई मुझे हाथी नहीं चाहिए बल्कि मुझे बकरी चाहिए। ठीक अब है। तीनों का ट्राइंगल बन रहा है ना। अब वो क्या करेंगे, इस डील को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे की मिन्नत तरले करेंगे, मिन्नत समाजत करेंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, यानी कि कोई ना कोई वो बीच में आसरा निकालेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, और पॉसिबल है वो ना भी निकले। और इन सब चीजों के बीच में जो सबसे मेन चीज है वो क्या, वक्त का ज़िया है। ऐसे है ना, थिंग्स ऑफ थिंग्स हो, चीजों के साथ चीजों का एक्सचेंज तो हो रहा है, रिस्क ऑफ लॉस भी हो रहा है, वक्त का ज़िया है, कॉम्पेंसेशन ऑफ वर्क फॉर वर्क है, फिर रिलायबल थिंग है। यानी कि सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं, इंसान के वक्त को जाया कर रही हैं और परेशानी का सबब बन रहे हैं। और इंसान कुदरती तौर पे क्या है, वो साहल पसंद है, वो आसानी तलाश करता है। फिर जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरा ना, वक्त गुजरने के साथ क्या हुआ कि चेंजिंग आई, जिद्दत आई। लोगों ने क्या किया कि कहा कि यार हम क्यों ना ऐसा कर रहे हैं कि किसी चीज के ऊपर ना हम रिलाय कर लेते हैं, कोई रिलायबल चीज बना लेते हैं, कोई धात बना लेते हैं। तो एक यानी कि एक गोल्ड है, इसका वजूद आप कह लें, या ऐसे भी वक्त गुजरे हैं चाइना की हिस्ट्री के अंदर कि जो पत्ती के वो होते थे ना, पौधे, या मखसूस किस्म की कोई लकड़ी होती थी, या मखसूस किस्म का कोई पत्थर होता था कि जो उसी जगह पे पाया जाता था, या वो चीज उसी जगह पे पाई जाती थी, किसी और जगह पे या किसी और रियासत में नहीं थी पाई जाती। तो वो लोग उसके ऊपर रिलाय कर लेते थे, उसको एक क्या कहते थे, ट्रस्टेबल चीज बना लेते थे, और उसके जरिए चीजों का जो है ना तबादला ख्याल करते थे। ये रिलायबल थिंग का एक वजूद आया। तो अब ये जो सोना आ गया, तो उन्होंने एक कीमत रख दी, मुकर्रर कर दी कि भाई ये गोल्ड है तो इसके सिक्के बना दिए, जिस तरह से उसने उन्होंने इसका मुवाजना किया, किस तरह से भी। तो हर चीज के अंदर उन्होंने पैमाना रख दिया, एक हाथी की कीमत इतनी है, दो की कितनी है, बकरी कितनी है, तो हर चीज का एक पैमाना रख दिया, जहां से लोगों की थोड़ी सी जिंदगी आसान हुई, बार्टर जो सिस्टम था उसकी निस्बत। ऐसे ही है ना, बार्टर सिस्टम की ऐसे निस्बत ही। उनकी लाइफ इजी हो गई। फिर क्या हुआ कि टाइम चेंज होता गया, जैसे से जैसे बार्टर सिस्टम का वक्त गुजरा, इसी तरह से फिर एक टाइम ऐसा आया, इनोवेशन, इनोवेटिव ओवर टाइम, वजूद किस चीज का आ गया, वजूद आ गया जनाब पैसे का। अब ये पैसे का वजूद आया क्यों? इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। मैं कहता हूं कि मक्का से बंदे तजारत करने के लिए मदीना में जा रहे हैं, अलग अलग दोनों रियासतें हैं, या यमन में जा रहे हैं, या इराक में जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं। पाकिस्तान का एग्जांपल आप ले लें, पाकिस्तान से कोई बंदा गया अफगानिस्तान के अंदर तजारत करने के लिए, या इंडिया में जा रहा तजारत करने के लिए। और पहले के टाइम पे आपको पता है लोग दुनिया के अंदर घूमते थे, तजारत करते थे, और तजारत करना सुन्नत अंबिया है। अल्लाह ने तजारत यानी कि कारोबार के अंदर रिजक के नौ जो ना वो हिस्से रखे हुए हैं। ये तजारत की बरकत है। तो बिल्कुल। वो क्या करते थे, गोल्ड को कैरी करते थे ना, क्योंकि गोल्ड के जरिए आपकी तजारत हो रही है। हम्म। अब यहाँ पे उन्होंने एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया,
उन्होंने क्या किया कि ये जो लोग माइंड सेट रखने वाले थे, क्योंकि एक रियासत के बीच में अगर गोल्ड चल रहा है तो उसके ऊपर नाम लिखा होता था ना कि ये यहाँ का, ये यहाँ का, यहाँ का है, तो एक रियासत का गोल्ड या सिक्के उसके दूसरी रियासत में नहीं थे चलते, उसको वहां पे चलाने के लिए एक्सचेंज करना पड़ता था। तो फिर जब वो लेकर जाते थे, गोल्ड को कैरी करते थे, डाकू लूट लेते थे, उनके नुकसानात भी हो जाते थे। फिर इन चीजों से बचने के लिए ना, जो सियाने लोग थे, ये उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि बीच में ना कुछ थर्ड पर्सन बना देते हैं। भाई आप ऐसा करो कि आप कहाँ पे जा रहे हो, जैसे वही पर्सन हम ए और बी वाली के एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सन ये कहता है कि भाई मैं ना मुल्क शाम में जा रहा हूँ और मेरे पास ना ये इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, मैं इसकी ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे कैरी करूँ। वो क्या करता है, अपने ही रियासत के अंदर किसी ना किसी सेठ साहब से या किसी आर्थी से, कोई भी आप नाम दे लें, जो कोई बड़ा बंदा था जो कारोबारी लाइन वाला था, उसको वो कहता है कि भाई ये लो, आप ऐसा करो कि ये जो मेरे पास गोल्ड है ना ये वाला, वो कहता है पर्सन बी को, आप ऐसा करो कि ये अपने पास आप रख लो। या वो उसको कहता है, वो खुद ही उसको कहता है कि आपने फलान जगह पे जाके तजारत करनी है ना, तो आप ऐसा करो कि वो गोल्ड आप मेरे पास रखवा दो। जिस रियासत में आप जा रहे हो वहां पे आपको हमारा ही बंदा मिलेगा, इसको भी हम इसी कलर में ले लेते हैं, ठीक है। वो उसके साथ ठीक डील है। करता है, पर्सन ए पर्सन बी के साथ डील करता है इस तरह से, ये वाला, ठीक है। पर्सन ए क्या करता है, पर्सन बी के साथ डील करता है और वो कहता है कि आप फलां जगह पे चले जाओ, दूसरी रियासत में, वहां पर आपको हमारा जो है ना एक बंदा मिल जाएगा, और मैं आपको पेपर के ऊपर लिख कर दे देता हूँ, स्टैंप लगा देता हूँ, अगले बंदे को जाकर आप दिखा देना और वो आपको उतना ही गोल्ड दे देगा। और जब वहां से आप वापस आने लगोगे तो वो भी आपको दे देगा, और आप वापस आकर मुझसे वो अपना गोल्ड वापस ले लेना, जितना आपने वहां से कमाया होगा या जो भी मामलात होंगे, और बदले में हम आपसे कितने परसेंट चार्ज करेंगे। तो ये एक बिजनेस की जो ट्रायंगल था वो शुरू हो गया, इस तरह से तीनों के बीच में घूम गया। हम्म। तो वो गोल्ड को फिर उन्होंने क्या किया, रिजर्व में करना शुरू कर दिया। अब बैंक के अंदर ये सिस्टम चलता, थर्ड बंदा ये वाला जो था आपस के अंदर, यही पर्सन ए और पर्सन बी, वक्त गुजरता गया यही चीज बैंक की सूरत इख्तियार कर गया, हम्म। और वो जो स्लिप थी वो नोट की सूरत इख्तियार कर गई, और नोट से जैसे जैसे वक्त गुजरा वो एटीएम की सूरत इख्तियार कर गया। तो ये क्या हो रहा है, ये टाइम टू टाइम चीजें अपडेट हो रही है ना, इनोवेशन हो रही है चीज के अंदर इनोवेट जिसके हो साथ, रही है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये एक क्या था, ये इकोनॉमिकल एक सर्कल चल रहा था। और इसी चीज की बुनियाद को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आज के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी किस चीज की है, इंटरनेट की है, ब्लॉकचेन की है। इंटरनेट। और इसी चीज को देखते हुए जो एक कॉन्सेप्ट आया ना सोशी नाकामोटो का, जो जिसने बिटकॉइन को बनाया, उसने इस सारे सर्कल को देखते हुए कि यार यहाँ पे तो काम खराब है, माइंड में चीज तो आती है ना कि आखिर इस ये जो क्रिप्टो करेंसी का वजूद आ गया है, ये क्यों आ गया है, इसकी रीजन क्या है। तो वो हमें रीजन कब समझ आएगी, जब हम इकोनॉमी का जो सर्कल है ना, जैसे बार्टर सिस्टम से गोल्ड पे गए, गोल्ड से हम थर्ड पर्सन और पे गए, उसके बाद हम जो है ना ये नोट पे गए, फिर हमें बैंकिंग, हम एटीएम कार्ड पे गए। तो ये इनोवेशन जो हो रही है वक्त के साथ साथ, तो इस चीज को समझने के लिए ना, अ, वो चीज समझे, जब हम बिटकॉइन को समझना चाहेंगे तो पीछे हमें इस लिंक को समझना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, एक क्लास के अंदर जो आप चीज सीखते हो ना, नेक्स्ट क्लास के साथ उसका लिंक होता है। अगर कोई पार्ट आप बीच में मिस कर दोगे तो वो चीज के साथ कनेक्टिविटी नहीं आपकी रहेगी, तो आप चीज को भूल जाओगे कि यार ये क्या मैंने पढ़ा है, या यहाँ पे क्या मैं चीज को अंडरस्टैंड करूँ। इसीलिए जब हमने इस इकोनॉमी के सर्कल को समझना है तो हमें पीछे देखना पड़ेगा कि इंसान की तारीख के अंदर जो बाय और सेलर वाला सीन, खरीदो फरोख्त वाला जो सीन चलता आ रहा है वो किस तरह से चलता आ रहा है। ठीक है। फिर जब इकोनॉमिकल सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे फिर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ब्लॉकचेन। अब ये है क्या, माइंड में तो ये चीज आती है ना कि यार ये आखिर ब्ला क्या है, इसको ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है इसका। बेसिकली इसके अंदर है जी दो पॉइंट। एक है जी हमारे यहाँ पे ये ब्लॉक, और सेकंड है जी चेन। दोनों को मिला ठीक है। के इसको बोला जाता है ब्लॉक। अब ये ब्लॉक चेन को समझने के लिए ना सबसे आसान फार्मूला ये है, आप फिजिकल जब किसी भी इंसान का डाटा अपने पास सेव करते हो, जैसे लोग कुछ डायरियां लिखते थे,
अपनी यादें सेव करने हम्म के लिए, या किसी चीज के हवाले से लिखने के लिए, या किसी बंदे ने खाता बुक अपने पास रखा हुआ है, जिसको नर्खनामा कहते हैं उर्दू जुबान में। हम्म तो उसके बीच में वो क्या लिखता है कि जी, अदील भाई ने तैयब भाई से फलां चीज ली फलां टाइम पे, और इतने पैसों में ली, ये चीज ली, ये रेट है, और इतने पैसे दिए हैं, इतने पैसे बाकी हैं, वट एवर जो भी है ना, उसके ऊपर पेज पे वो उसको नोट कर देता है। तो एक तरह से क्या होता है, आपके पास कॉपी कॉपी भी आप उसकी लिख सकते हो, जैसे भी है करके। तो वो क्या हो रहा है आपके पास, वो फिजिकल ब्लॉकचेन आपकी आ रही है, ठीक है। नकलनामा आपका फिजिकल आ रहा है। और इंटरनेट की दुनिया के अंदर इसी चीज को नाम दिया गया ब्लॉकचेन का। अब ब्लॉक किस तरह से है, जब हम किसी पेज के ऊपर जाते हैं, उसमें क्या चीजें आती हैं, यहां से आप देखें जरा, ये है जी मेरे पास एक डायरी, इसके बीच में मेरे पास हर चीज सेव हो रही है। ये चीज है, इतने की ली है, इतने में दी है, ये बंदा है, ये डेट है, इस्लाम को दी है, इतने पैसे में दी है, यानी कि सारा रिकॉर्ड मैं सेव कर रहा हूँ पेज 1 पे। तो जब ये सारे का सारा फिल हो जाएगा, जो जो मैंने इसके ऊपर लिखना था, तो एक पेज फिल हो गया। हम्म तो मजीद अगर अगर मुझे हाजत है, तो फिर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊंगा ना। बिल्कुल। तो जब सेकंड पेज भी फिल हो जाएगा, मैं थर्ड पेज के ऊपर जाऊंगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से जब हम ब्लॉकचेन के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पे क्या सिस्टम होता है, अब उस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली जो सर्वर होते हैं ना, और सर्वर को आप बखूबी जानते हो, ये वर्क कैसे हम्म करते हैं। इंटरनेट ब्लॉक इस चीज का नाम है, कोई अनोखी चीज नहीं है, बल्कि ये जो बिजली है ना, बिजली के एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये इस जैसे ये बिजली चल रही है ना, एक रफ्तार के साथ, और ये एक एनर्जी टाइप एक चीज है। हम्म इसी तरह से इंटरनेट भी क्या है कि वो ढेरों जो बड़े बड़े सर्वर हैं और कंप्यूटर हैं, उनका जो मिलाप है आपस के अंदर, जो कनेक्टिविटी है, उस चीज को हम इंटरनेट कहते हैं। एनर्जी के बिल्कुल। जरिए जो एक दूसरे के साथ लिंक हुई हैं, जो नोड्स आपस के अंदर मिक्स हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये भाई ये इंटरनेट है। इंटरनेट। अब इस इंटरनेट के नजरिए को लेते हुए ब्लॉकचेन को बनाया गया कि भाई फिर हम ऐसा करते हैं, जैसे फिजिकल हम खाता बुक लेकर आ रहे थे, तो वहां पे क्या होता था कि उसके अंदर कोई चेंजिंग भी तो कर सकता है ना, दो कोई दो नंबरी भी कर सकता है, उसमें ठीक। एडिटिंग भी कर सकता है, रद्दो बदल हो सकता है, उसमें गलती की गुंजाइश भी हो सकती है, यानी कि सारे मामलात हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जहां पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ लिंक हुई है, तो हम ऐसा ना करें कि हम एक दूसरे का रिकॉर्ड अपने पास सेव रखें। ये कॉन्सेप्ट आ गया बिल्कुल। ना। हम्म रिकॉर्ड सेव रखते हैं कि क्या हो रहा है, जो हम फिजिकल अपनी लाइफ में कर रहे हैं, रोजमर्रा के मामलात में, वो किसी भी तरह के मामला कुछ भी है, तो अगर उसी चीज को हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप करते हैं और उनको वहां पे सेव कर दें, और जितने भी उस सर्कल के मेंबर्स हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइज कर दें। सेंट्रलाइज तो वो चीज होगी ना कि जिसके ऊपर एक इंसान का कंट्रोल है, हम्म और उसको डिसेंट्रलाइज कर दें कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं, सबके पास उसकी कॉपियां हो, कोई झूठ ही ना बोल सके। हम्म, तो यार वो तो बोला बड़ा मम्मी डैडी, ये वाला जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा जबरदस्त है, वाकई ऐसा होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये सीन बना ब्लॉकचेन वाला। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो यूजर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है ट्रांजैक्शन के लिए। अब ये ट्रांजैक्शन से मुराद ये चीज नहीं हो पैसे वाली ही ट्रांजैक्शन हो, जहाँ पे कोई भी सेविंग हो सकती है, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेव करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे HTML के अंदर हम कोडिंग करके अपने पेजेस क्रिएट करते हैं, हम उसको कोड देते हम्म हैं। कंप्यूटर नंबर्स को क्या करता है, वो चेंज करता है वर्ड्स के अंदर, और आगे फिर वो आपस के अंदर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और हमें जो आउटपुट देता है वो कौन सा देता है, वो वर्ड्स के अंदर देता है। और खुद किसके बिल्कुल। अंदर वो समझ रहा है, वो डिजिट्स में समझ रहा है। डिजिट्स में समझना। सेम इसी तरह से क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए कि भाई फलां डेट को ये टाइम है, फलां बंदी के साथ ये वो सारा सीन है कि मेरी शादी है, ये टाइम है, ये वो चक्कर है, तो अब इसका मुझे आउटपुट दे दो। इसको मैं ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप कर रहा हूँ। अब वो सारे जितने भी उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क के हिस्सेदार होंगे, वो क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे।
उस सबके ठीक बीच है। में उसके यानी कॉपियां बन जाएंगी। सबके यूजर के पास एक पास, एक कॉपी चली जाएगी। हाँ जी, सबके पास एक एक कॉपी चले जाएगी। फिर क्या होगा सेकंड नंबर पे, अ ब्लॉक विच रिप्रेजेंट्स द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। अब ये ब्लॉक कौन सा बन रहा है, वही थोड़ा सा पीछे है जो मैंने आपको समझाया कि एक पेज पर सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो वो ब्लॉक क्या हम्म। कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई फलां बंदे ने ये काम किया है, तो ये ब्लॉक आया, आप इसको अपने पास सेव करो। ठीक है। अब वो ब्लॉक बन गया, उसके बीच में सारा रिकॉर्ड आ गया। अब जैसे वो फिल हो जाएगा ना सारे का सारा, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा ना उसकी तरफ मूव कर जाएगा, ब्लॉक टू की तरफ। ठीक है। जब ब्लॉक टू की तरफ मूव करेगा तो उसमें क्या होगा कि प्रीवियस पेजेस का जितना भी रिकॉर्ड होगा, उसके हैशटैग, उसकी नंबरिंग, हर चीज वो ओके करके, जिसको कहते हैं कि सील बंद कर देना। सील बंद करके ब्लॉक टू की तरफ चला जाएगा। और ये सीक्वेंस के साथ चीज चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे वाले का जो हैशटैग है ना वो कुछ और हो, या ब्लॉक वन से जंप करके ब्लॉक थ्री पे चला जाए, नहीं, बल्कि सीक्वेंस के साथ इनके ब्लॉक बन रहे हो। ये चीज ठीक हो गया। ये आगे माइंड में, तो ब्लॉक का मकसद हाँ क्या जी, है, हाँ। पेजेस हैं वहां पे आपकी ट्रांजेक्शन जो हो रही है पैसे की नहीं हो सकती, वो किसी और चीज की भी हो सकती है, जो भी वहां पे आप डाटा सेव कर रहे हो। अब फिर क्या होता है कि ठीक है। जितने भी ब्लॉक है ब्रॉडकास्ट होते हैं वो भी नोड्स, ये वाली चीज, ये चीज, वो पूरे पूरे सर्वर को फैला देते हैं जितने भी उसके नोड्स होते हैं। और वो क्या करते ठीक हैं, है। और वो उसको वैलिडेट करते हैं। अब ये वैलिडेट करने से क्या चीज मुराद है, जितने भी उसके हिस्सेदार हैं। आपने एक नाम सुना था कि माइनिंग होती थी एक टाइम के अंदर बिटकॉइन की, और अभी भी माइनिंग होती है। बिल्कुल। इस टाइम के अंदर ग्राफिक कार्ड्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे माइनिंग हाँ जी, होने हाँ की। जी, बिल्कुल। तो इसका इसका मकसद क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी के बीच में जो बिटकॉइन का एक कॉन्सेप्ट है ना, और उसका जो एल्गोरिथम है बिटकॉइन का, वो है पीओडब्ल्यू, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। ये माइनिंग के थ्रू रिवार्ड की सूरत में बनते हैं। ठीक है। जब ये ब्लॉक्स बनते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं ना उसको वैलिडेट कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो रिवार्ड के अंदर उनको बिटकॉइन दिए जाते हैं। हम्म। तो उस टाइम के अंदर बिटकॉइन जो है ना उनको बहुत ज्यादा मिलते थे। अभी आस्ता आस्ता इनका रिवार्ड कम होता जा रहा है। तो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन, और उसमें से 90 मिलियन जो बिटकॉइन है वो सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, 2 मिलियन रहते हैं। और जिस हिसाब से हर 4 साल बाद ये हाफ 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 पे आता जा रहा है, इसका जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन हार्विंग, तो ठीक उसका है। रिवार्ड कम होता जा रहा है। तो आने वाले जो 2 मिलियन बिटकॉइन है ना उनको तकरीबन टाइमिंग के हिसाब से 120 साल लगेंगे मजीद, और फिर जाके 21 मिलियन मार्केट के बीच में सर्कुलेट हो रहे होंगे। और अभी 90 मिलियन में से भी तकरीबन जो 30% के करीब के बिटकॉइन है ना वो गुम चुके हुए हैं। यानी कि लोगों को अपनी की का नहीं पता कि यार ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन की जो खासियत है वो तीन चीजें हैं, ये देखें जरा। ये है उसका सिक्योर होना, यानी कि सिक्योरिटी उसके अंदर होना, ये ट्राइलीमा इसका है। ये चीजें पाई जाएंगी तो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप होने वाले प्रोजेक्ट्स वर्क करेंगे। उसका स्केलेबल होना और उसका डिसेंट्रलाइज होना। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई एक चीज आप अनसिक्योर वहां पे डेवलप कर दो और ब्लॉकचेन उसको एक्सेप्ट कर ले। यानी कि जितने भी न्यूज बैठे हुए हैं, ये फुद्दू तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे, उल्लू तो नहीं है। ये कंप्यूटर जो लगा के इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, और वहां पे वो आपको एक्सेस दे दे, कैसे दे दे भाई, जब उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर वो चीज है, या वो आगे बढ़ने वाली नहीं है, कुछ स्केलेबिलिटी नहीं है, या वो सेंट्रलाइज चीज है, तो वो कैसे, जी अब इतने बड़े नोड्स हैं और वो कोई अपने ऊपर सेंट्रलाइज चीज को वो हावी करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम्म। कोई एक बंदा उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा। बिटकॉइन किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। जितने भी इस नेटवर्क के हिस्सेदार हैं वो सारे के सारे इसके मालिक हैं। एक इंसान झूठ बोल देगा, दूसरा बोल देगा, तीसरा बोल देगा, भाई पूरी चेन तो ना झूठ बोल सकती। और फिर सिक्योरिटी हम्म। ऐसी कि एक चेन में एक ब्लॉक में जाके अगर आप एडिटिंग करने लगोगे, यानी कि हैकिंग, हैकर जो होते हैं, अगर एक ब्लॉक में जाके हैकिंग करना शुरू करेंगे तो भाई पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फौरन अलर्ट हो जाएंगे सारे के सारे नोड्स जितने भी ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, भाई कि गड़बड़ हो रही है, देखो। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ऐसी है कि बिटकॉइन आज तक हैक हुआ ही नहीं। ये है ब्लॉकचेन जो वर्किंग कर रही है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिड कर देते हैं ना, तो एक ब्लॉक जो है ना चेन में ऐड हो जाता है, और उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाती है मुकम्मल, और फिर एक ब्लॉक रेडी होने के बाद आगे की तरफ कंटिन्यू कर देता है ब्लॉक। ब्लॉक टू का भी सेम वही प्रोसेस वापस यही वाला आता है, और जब वो कंटिन्यू कर देता है ब्लॉक टू का, फिर वो ब्लॉक थ्री पे चला जाता है। ये सारी चीजें जब ब्लॉक्स बनते जाते हैं ना, तो यहाँ पे फिर हम एक चीज को समझते हैं, ये जो चार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये मिक्सर है।
सारी मार्केट्स का, यानी कि ये एक तरह से शेयर मार्केट ही है। ठीक है। अब ये जो चेन्स बनी हुई है, ये जो नेटवर्क बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान रेलवे है। पाकिस्तान रेलवे से हम्म मुराद क्या चीज़ है कि ये गवर्नमेंट का अदारा है, और लाजमी नहीं है कि यहाँ पे सारी ट्रेन जितनी भी हैं वो गवर्नमेंट ही चला रही हो। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करके वो चल रहे हैं, और उनकी आप देख लो तो किस तरह की है। ऐसे ही है ना, जैसे रहमान बाबा है या बाकी गाड़ियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे चल रही हैं। अब वो क्या कर रही हैं कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, पार्टनरशिप की है, गाड़ियां अपने यहाँ चला रही है, और रोड जो इस्तेमाल कर रही है वो गवर्नमेंट का कर रही है, स्टेशन गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रही है, पटरियां उनकी इस्तेमाल कर रही है। सेम लाइक ऐसे ही ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये वाली, ये यही काम करती हैं। जैसे ये हम इथीरियम के एग्जांपल ले लेते हैं, इथीरियम लगा लें आप, या बाइनांस लगा लें, कार्डानो लगा लो, पोल्का डॉट, कॉस्मोस, एवालोंच, ये सारी की सारी चेन्स हैं, नेटवर्क है ये। तो अब हर, और ऐसा ही होता है कि हर माँ बाप जो आने वाली चीज होती है ना, जो बाद में चीज आती है, माँ बाप चीज माँ कबल की तफसीर करती है, यानी कि उसकी कोशिश ये होती है कि जो माँ कबल चीज के अंदर कमी रह चुकी है ना, जो पीछे आई चीज है, मैं उससे हम्म बेहतर चीज लेकर आऊं। जो मुझे एक, जैसे थीसिस की एग्जांपल आप ले लें, क्लास के बीच में एक उस्ताद टॉपिक दे देता है कि ये थीसिस है, आप इनको बनाओ ये इस टॉपिक के ऊपर, तो हर किसी की कोशिश होगी ना कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैं यूनिक कंटेंट लेकर आऊं। हम्म हर प्रोजेक्ट क्या करता है, वो कहता है कि यार जब ये वाली चीजें हैं ना ब्लॉकचेन के वर्क करने के लिए, ये जो ये जो चीजें हैं इसकी, इस चीज के ऊपर रहते हुए ना, तो मैं अच्छी से अच्छी चीज लेकर आऊं, मैं अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाऊं। जैसे यहाँ पे ये चीज आप देखो, नंबर वन क्या है, करंट टीपीएस। टीपीएस मीन के ट्रांजैक्शन पर सेकंड। बिटकॉइन के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, यानी कि ये जो ब्लॉक्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो 1 सेकंड के अंदर 7 होती हैं। इथीरियम बाद में आया, कब आया जी, हम इनके देख लेते हैं इनका ईयर, जब ये लॉन्च हुआ, फाउंडिंग ईयर। ये आया जी बिटकॉइन 2009 के अंदर, और जो इथीरियम है वो आया 2015 के अंदर, लगभग 6 साल बाद। तो 7 और 13 का कोई मुकाबला है ट्रांजैक्शन के अंदर? नहीं। फिर ब्लॉक को आप चेक कर लो, कि जो बिटकॉइन का ब्लॉक है एक, हम्म वो कितने टाइम पे बन रहा है जी? वो बन रहा है 10 मिनट के दस अंदर। मिनट और जो इथीरियम का है वो 15 सेकंड में बन रहा है। इथीरियम 2.0 का 12 सेकंड के अंदर। बाइनांस का जो ब्लॉक है वो 3 सेकंड में बन जाता है। जैसे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की हो इस पे यूएसडीटी के ऊपर, तो सबसे पहला जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, थेथर इस्तेमाल किया जाता है, यूएसडीटी। हाँ जी, यूएसडीटी। उसी का क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई? इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पे जो आपके नेटवर्क की कंफर्मेशन है ना, जो ब्लॉक्स बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। वो विद इन सेकंड्स एक आधा ब्लॉक बनता है और आपकी ट्रांजैक्शन को वैलिड कर देता है, फौरन ब्लॉक बनता आगे चला जाता है। बिटकॉइन के बीच में आप पेमेंट लोगे तो वहां पे आपको टाइम मिलेगा, क्यों? तो भाई जब उसका ब्लॉक ही 10 मिनट में जाके बन रहा है, ट्रांजेक्शन उसकी कंफर्म होगी, फिर ही आपके पास अमाउंट आएगी। हम्म तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हैथर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेबल करेंसी है। और ये तो खैर, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो अनस्टेबल है ना, और अर्निंग होती भी अनस्टेबल से ही है, जिसके बीच में फ्लक्चुएशन होती है। तो ये ठीक सर्विस हो आपको गया। प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ट्रांजैक्शन फीस आप चेक करो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस कहाँ पे है। हम्म बिटकॉइन की तकरीबन $27 के ऊपर है, इथीरियम की 12 के ऊपर है। जैसे स्वैप अगर कोई प्रोजेक्ट आप करते हो, शायद आपका कभी पाला पड़ा हो पैनकैक स्वैप के ऊपर, या उसके ऊपर मेटामास्क के ऊपर, या जो ट्रस्ट वैलेट है उसके ऊपर जाके स्वैपिंग करते हो ना, बिनास की एक्सचेंज, हम्म बिनास के नेटवर्क को यूज करते हुए, बिनास स्मार्ट चेन को, हम्म जो उसके ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, तो जब उनके बीच में जाकर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आप उस नेटवर्क इस्तेमाल करते हो और वहां पर जाकर स्वैपिंग करते हो। तो स्वैप करते हो, जो गैस फीस होती है, गैस फीस बेसिकली ट्रांजेक्शन फीस हम्म, होती है, जी जो सत्य, नेटवर्क को बिल्कुल। जो नेटवर्क को मेंटेन रखती है। तो ये ट्रांजैक्शन फीस है। तो वो वहां पे देखो $12 है, और उसके बाद बिनास के देखो उसके बीच में 0.01% है, 21 सेंट है कार्डानो के अंदर। इसी तरह से आप जाते जाओ आगे तो आपको मिलती रहेंगी फीसेस। उसके बाद देखो वैलिडेटर आ जाते हैं कितने ज्यादा, फिर आपका एप्लीकेशन जो उसके ऊपर डेवलप हुई हैं, उनका फाउंडर ईयर आ गया, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये वर्किंग करते हैं एक तरह से शेयर्स मार्केट की तरह। तो ये देखो ये टाइप्स आ गई हैं इनकी, लेयर वन, लेयर वन, लेयर वन शार्डिंग, लेयर वन, लेयर वन शार्डिंग, ये कोडिंग होती है।
जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उस चीज को बखूबी जानते हैं, तो ब्लॉकचेन के बीच में लेयर 1 क्या होता है, लेयर 0 क्या होती है, लेयर 2 क्या होती है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह से ये इनके वर्किंग प्रोडक्ट्स चेक कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी हैं इनके। जैसे सुलाना है तो भाई इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया, इस तरह से। इसी तरह से अब फिर इनका मार्केट ऐप आ गया, जो सबसे बड़ी चीज होती है कि इसके बीच में लोगों का असासा कितना पड़ा हुआ है। ठीक है। अभी तक कोई ऐसी चीज के जिसको आप पहले जानते हो और अभी आपको माइंड में आई होगा, हाँ यार यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चीज इसमें ब्लॉकचेन का तो था मुझे आइडिया थोड़ा सा। बाकी ये जो करंट टीपीएस ब्लॉक टाइम और ये चीज़ें मुझे नहीं पता चली हैं। और ये जो चीज़ें ट्रांजैक्शन ब्लॉक क्लियर कैसे क्रिएट होता है और इसमें हैशिंग वगैरह, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से, तो ये हैशिंग वगैरह हमने पढ़ी हुई भी है। सही तो है। ये मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चीज़ें थी। सही, मतलब अब आप देखें ना कि आपकी फील्ड है ना, और आगे आपको उस तरह की चीज भी डिलीवर हो रही है, तो आप उस बिल्कुल। चीज को आपस में मैच कर रहे हो और इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है कि यार ये चीज तो मैं जानता हूँ, है ये तो हमें पहले इस तरह से बताया नहीं गया। और मजे वाली हम्म। आपको मैं बात बताऊं कि मेरी इस फील्ड के अंदर और मेरी स्टडी के फील्ड के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही टोटली है। ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट है, लेकिन इसका मतलब टोटली ये ओके। नहीं है कि आप चीज के बीच में इंटरेस्टेड और चीज को सीख नहीं सकते। और ऐसे ही है, और जिसमें वो इंटरेस्ट हो वो सीख जाते हैं। ठीक है ना, बात होती है इंटरेस्ट की, और सब उससे भी ज्यादा मजा तब आता है कि जिस टाइम के अंदर आप लोग उसमें अपनी फील्ड को बीच में लगाते हैं, जैसे कहते हैं ना तड़का लगाने सोने पे सुहागे वाली बात, वो चीज होती है। हम्म। तो यहाँ पे बिल्कुल। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ गया कि यार हाँ, ब्लॉकचेन हमने पढ़ा तो था, ट्रांजैक्शन जो होती है, हैशटैग बनते हैं, वो भी पढ़े थे, लेकिन अच्छा इस मकसद के लिए ये बिटकॉइन बना है, ये यहाँ प्रोजेक्ट पे ये क्रिप्टो यूज किस हो। वजह से बने हैं। हाँ यार, वाकई ये वैलिड चीजें हैं, ये स्कैम नहीं हम्म। है, लोग इसको स्कैम बना रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये है इसका। और सबसे मेन चीज जो आपके जहन में हर टाइम होनी चाहिए, ये तीन चीजें। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अदील भाई ब्लॉकचेन के जो मेथड हैं तीन, वो कौन से जिसके ऊपर वो वर्किंग करती है, तो आपके फौरन जहन में आना चाहिए। इसको आप आसान आसान तरीन वर्ड्स के बीच में आप इसको याद रख सकते हो, SSD के थ्रू। सिस्टम। SSD हार्ड का हमने नाम सुना हुआ है ना, जिसको हम यूज करते हैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। लैपटॉप के अंदर। SSD हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के साथ आपने इसको अपने माइंड में रख देना, क्योंकि चीजों को याद करने के लिए कहते हैं ना, शॉर्टकट वर्ड्स इंसान को अपने माइंड में रखने चाहिए। मैं बोलूँ जी कि बिल्कुल। कौन से, आप बोलो जी अच्छा वो तो तीन थे SSD वाले, वो कौन से थे भाई? सिक्योरिटी थी, स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी थी, और सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन थी। फौरन जेल में आ जाता है ना। और अगर आपके हम्म। माइंड में कोई और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसको आप शॉर्ट की रख सकते हो, इस चीज को याद रखने के लिए, चाहे आप उसके जरिए रख लो जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन आपकी हम्म। बेस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ आपको पता चलता जाए कि हाँ यार, ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये वर्किंग ऐसे कर रही हैं। ओके। अच्छा, ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम जी। देखते हैं, ये शीट है हमारी, मतलब आज की जो फाइनल शीट है, वो ये है कि व्हाट आर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दीज आर क्रिएटेड। ब्लॉकचेन का तो हमने समझ लिया, अब क्रिप्टो करेंसी के साथ इसका क्या लिंक आ गया भाई? माइंड में तो ये चीज आती है ना हम्म। कि यार ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्रिप्टो करेंसी का लिंक किधर से आ गया, आखिर इसको क्रिप्टो करेंसी बोला। यहाँ पे कहते हैं crypto is a digital currency that is created by any developer in specific coding on blockchain based। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी डेवलपर की तरफ से बनाई जाती है स्पेसिफिक कोडिंग के अंदर। सेम यही चीज मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बताई। हम्म। और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। These currencies are used for many different sectors like metaverse, NFTs, infrastructures, storage and many more। गेमिंग इंडस्ट्री आप लगा लें, वट एवर जो भी आपकी इंडस्ट्री सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर कंपनी है शैम्पू की। हेड एंड शोल्डर के जब भी आपके माइंड में नाम आता है तो क्या आता है? शैम्पू जाता है ना। शैम्पू है तो बिल्कुल। सनसिल्क आता है तो क्या आता है? शैम्पू आता है ना। शैम्पू। लाइफ बॉय आता है तो क्या आता है भाई? ये साबुन भी बना रही है, ये भाई शैम्पू भी बनाती है।
हम्म इस तरह से आपके माइंड में फौरन आ जाता है। तो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स भी जब डिवेल्प होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए डिवेल्प होते हैं, और वो आगे फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं वही ब्लॉकचेन को कि भाई ये हमारे लिए, हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे क्या, ये चीज के क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको समझना हमने। वो कहते हैं जी कि सबसे पहले तो ये देखें कि डिजिटल करेंसी है, दैट कैन बी सेंट इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे फिजिकल पैसा आपके पास है, इसके एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि आप बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी ऐप के थ्रू, या इजी पैसा हम्म इस्तेमाल करते हैं, जैज कैश इस्तेमाल करते हैं, या बैंक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बैंक आपका हो सकता है, तो क्या वो आपका पैसा फिजिकल होता है या डिजिटल होता है? डिजिटल ही होता डिजिटली होता है ना। कितना जबरदस्त जवाब आया ना, है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। पैसा हम्म, तो फिजिकल वो है ना जब आपके हाथ के अंदर मौजूद है। हाथ में बिल्कुल। तो जब वो पैसा ही बैंक के बीच में पड़ा हुआ है और वहीं से आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है और जस्ट आपको डिजिट शो कर रहे हैं कि भाई फलां बंदे ने, तैयब ने इतनी ट्रांजेक्शन कर दी है 50 रुपए की या 100 रुपए की अदील भाई के अकाउंट के अंदर, और उनके पास इतने जो है ना डिजिट ऐड हो गए हैं। और आपको क्या हुआ जी, भाई हम्म पीछे कौन सा थर्ड पर्सन पीछे बैठा हो, बैंक है ना, ऑथोराइज्ड है वो। तो मुझे हम्म यकीन है, ठीक है, मेरा पैसा वहां पे पड़ा हुआ है। तो दोनों के बीच में कौन सी चीज आ रही, ट्रस्ट आ रही है ना। हम्म अदरवाइज है तो वो भी आपकी डिजिटल करेंसी होगी। तो यही चीज बिल्कुल। वो कहते हैं कि भाई क्रिप्टो क्या है, वो डिजिटल इनक्रिप्टेड होती है। और करेंसी क्या आती है, अ सिस्टम ऑफ मनी है। ये पैसे का ही एक तरह से लेन देन का मामला यहाँ पे चलते हैं और उसी का ही हिस्सा है। अब होता क्या है कि जैसे आप कहते हो कि यार मैं आपको ना, ये एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो डिजिटल करेंसी होती है ना, क्रिप्टो करेंसी, वो स्टेबल भी होती है और अनस्टेबल भी होती है। ये स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। अब स्टेबल वाली जो करेंसी है वो कौन सी है जी, जाहिर बात है बीटीसी है, या कोई भी आप और ले लें, जैसे थीरियम है, जिसकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती ना। और सॉरी, ये स्टेबल आपकी आएगी डॉलर, जैसे यूएसडीटी है, हम्म ठीक है। और जो अनस्टेबल है वो आपकी बीटीसी आ सकती है, इथीरियम आ सकती है, कोई भी आ सकती है ना, जो भी करेंसीज हैं। और हमेशा क्या हम्म, होता है कि जिस चीज की कीमत ऊपर नीचे आती जाती है, पैसा उसी से कमाया जाता है। बिल्कुल। जिस तरह अब देखें यहाँ पे, जैसे 1 रुपए के अंदर 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, सही है। ऐसे ही है। यानी कि 1 रुपए के अंदर 100 हिस्से होते हैं। सेम लाइक $1 के अंदर क्या होता है, 100 सौ सेंट। सेंट होते हैं, ऐसे ही। ऐसे इसी ही। तरह से जब हम इसको करेंसी का भी नाम दे रहे हैं, बिटकॉइन को या थीरियम को या किसी भी चीज का हम करेंसी का भी नाम दे रहे हैं, तो क्या फिर उसके बीच में उनके कोई डिजिट्स नहीं होंगे? हम्म अब जब हम एक बीटीसी को ले लेते हैं कि भाई एक बीटीसी के अंदर कितनी वैल्यू है उसकी, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इज इक्वल टू उसके अंदर 90 लाख, 42,000 ठीक है ना, 90 लाख स्टोशीज। क्योंकि बिटकॉइन को जिसने बनाया सतोशी नाकामोटो ने बनाया ना, जिसका अभी तक पता ही नहीं है कि हम्म भाई ये फर्द वाहिद है या कोई ग्रुप है, उसी के नाम से मंसूब करते हुए उन्होंने इसका नाम सतोशी से रख दिया। तो एक बिटकॉइन के बीच में क्या होता है, पॉइंट जब जीरो के बाद पॉइंट शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके 8 हिस्से हैं आगे। इकाई, हम्म दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 1 करोड़ स्टोशीज जब होंगी ना, फिर जाके एक बिटकॉइन हम्म बनेगा। और अगर हम इसका चौथा हिस्सा यहाँ पे लेकर आते हैं इस जगह पे, तो जब यहाँ पे एक आएगा ना, यानी कि 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख जब स्टोशीज आएंगी, तो इसको हम कहते हैं एक माइक्रो बीटीसी। 1 लाख के 10,000। यहाँ पे आएगा ना, ये 3 जीरो आ जाएंगे और एक यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 जब स्टोशीज होंगी हम उसको एक माइक्रो बीटीसी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ठीक। हाँ उसका आ रहा है एक माइक्रो बीटीसी। इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके डिजिट्स, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 100 पैसे की, तो ये क्या हो रहा है कि हम्म 1 डॉलर के बाद ऐसे ही होगा ना, 0 पॉइंट और आगे 100 सेंट उसके होंगे, हम्म ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से इसके टोटल डिजिट्स आएंगे ना, 4 आएंगे पॉइंट के बाद। हम्म 1 रुपए के अंदर भी आप ऐसे ही ले लो, जैसे पाकिस्तान, जैसे 1 रुपए के अंदर किसी टाइम के अंदर वो होती थी, 8 आने होती थी, 16 आने होते थे, इस तरह से यानी हम्म कि पूरा एक डिजिट चलता था इसका। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट हैं डॉलर के अंदर, जब ये 2 जीरो की जगह पे मैं 9 9 करूंगा, यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं, ये जब 9 9 के बाद आगे वाले जब डिजिट्स आएंगे, जैसे मीटर भी चल रहा होता है, तो ये 100 ही बनेगा ना। तो 1 0।
100 हो तो जाएगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोबारा क्या होगा, जी यहाँ जी। पे 0 0 हो जाएगा। 0 0। 9 9 के बाद तो 0 0 स्टार्ट हो जाएगा ना, और उसके बाद जो साथ वाला उसकी गराड़ी होगी मीटर की, वो 1 पे चले जाएगी। अब जैसे फिर बिल्कुल। ये 9 9 होगा, ये फिर 9 9 हुआ, अब इसने फिर से क्या करना है, इसने आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, टू और यहाँ जीरो पे क्या जीरो होगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। इसी तरह से करते करते जब ये 9 9 9 पे आ जाएगा, यानी कि ट्रिपल 9 पे आ जाएगा, आगे अब बढ़ने के लिए जो डेसिमल्स के बाद वाला एक हिस्सा उसके ऊपर 0 चला जाएगा, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब हम 0 0। क्या कह सकते हैं कि भाई ये 10 सेंट है, यानी कि 1000 पॉइंट अगर होंगे डॉलर के, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि 10 सेंट है। और इसी चीज को फॉरेक्स की जुबान में बोला जाता है पिप्स। पिप्स। पिप्स बोला जाता है फॉरेक्स की जुबान में। ठीक है। ठीक है, और पॉइंट्स बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी की जुबान में। क्रिप्टो में क्या बोला जाता है? पॉइंट्स बोला जाता है ना, या सेंट कह लें कि कितने पॉइंट्स। सेंट के ऊपर जाएगा है, यानी कि इसको ये बोला जाता है। तो ये ठीक होगा। अंडरस्टैंडिंग होगी चीज की। अब हाँ जी एक, होगी। अब देखें, अब बिटकॉइन के एग्जांपल मैं देने लगा आपको कि एक बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, सपोज करें $1000, 1 BTC इज इक्वल टू $1000। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है नीचे, नीचे आपको वो ये कह रहा है कि भाई जब आपने चीज लेनी है ना, हम्म। ये वाली, यानी कि मैंने यही बताया ना, स्टेबल करेंसी के जरिए अनस्टेबल आप चीज लेते हो। आप ऐसा तो ना करते हैं वही बार्टर सिस्टम पहले वाला आ जाए कि भाई ठीक है घर के बदले घर ले लो, वो बोलेगा भाई आपके घर की वैल्यू और कुछ हो सकती है, मेरे घर की वैल्यू कुछ और है। वह कोई समझ में नहीं आ रही चीज, मुझे वो चीज आप हम्म। दो जो मेरे घर की वैल्यू के बराबर हो, तो पैसा ही मांगेगा ना आपसे। या मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये ले लो, उसके बदले मुझे बाइक दे दो। अगर तो भाई उनकी कीमतें आपस में मेल खाती होंगी, बंदे आपस के अंदर रजामंद होंगे, तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी ना। हम्म। अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए तो 5 चीजें आपके पास होती हैं, देने वाला होता है, लेने वाला होता है, यानी कि बायर सेलर होते हैं, जिस चीज को लिया जा रहा है वो चीज होती है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मुझे ये चीज चाहिए। चौथी चीज आपके पास हम्म। जिसके बदले में आपने चीज लेनी है, यानी कि पैसा होना चाहिए। और पांचवी चीज जिस जगह पे या जिस बंदे के जरिए आप ले रहे हो, यानी कि डीलर कह रहे हैं, एक्सचेंज कह रहे हैं, ब्रोकर कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ठीक। वो चीज होती है। हम्म। ये 5 जब एस्पेक्ट पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन 5 चीजों के बाद जाकर आपकी ट्रेड वैलिड होती है। बिल्कुल। ट्रेड की दुनिया में हम उस चीज को एक्सचेंज बोलते हैं, जैसे बाइनांस हो गया, ओकेक्स हो गया, या आईपी ऑप्शन हो गया, एक्सनीस हो गया, और उसी को हम ब्रोकर कहते हैं, उसी को हम डीलर कहते हैं। सेम लाइक जैसे मंडी में जाते हो वहां पे आरती बैठे होते हैं, तो डीलर बैठे हुए हैं ना। मोटर हम्म। मार्केट आप चले जाते हो बाइक वगैरह सेल करने के लिए, वहां पे डीलर बैठे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आपस के अंदर फिजिकल और ऑनलाइन ऑलमोस्ट सेम सेम है, मिलते जुलते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि भाई, वो कहता है कि अगर आपने ये चीज करनी है, यानी कि आपने करेंसी के जरिए अगर आपने क्रिप्टो करेंसी लेनी है, तो हाँ, आपको जाहिर बात है उसकी वैल्यू के हिसाब से पैसे मिलेंगे ना। हम्म। वो किस तरह से, अ, वो कहता है जी कि एक बिटकॉइन कितने का था हमारा, $1000 का, और उसके बीच में क्या हो रहा था, मेरे पास है जी $500 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे एक पूरा बिटकॉइन तो नहीं ना मिलेगा, हाफ मुझे मिलेगा। कितने मिलेंगे, मुझे हाफ मिलेंगे। मैं फिर ये कह सकता हूँ ना कि 0.5, या इसकी आगे जितनी भी मैंने वो उसकी पूरी क्वांटिटी लगानी है तो क्वांटिटी भी लगा सकता है, यानी कि इसके पूरे मैं 50 लाख जो स्टोशीज मैं पूरी कर सकता अच्छा। हूँ। ठीक है ना, वो मेरी अपनी मर्जी है ना लगाना चाहूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ 0.5 BTC ये मैंने लिए थे। ठीक है जी, इज इक्वल टू $500 के। अब एक बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है $2000 के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली मेरा $500 $1000 हो जाएगा। बिल्कुल। उसको मैं क्या करूंगा, जब उसकी प्राइस गई है 2000 के ऊपर, मैं सेल आउट कर दूंगा, मैं अपना $1000 बुक करूंगा, उसमें से 500 मेरी इन्वेस्टमेंट है, 500 मेरा प्रॉफिट है। तो हम्म। ये अब बिटकॉइन जाएगा कहाँ पे, कब जाएगा, इन चीजों का जब हमने एनालिसिस करना होता है ना, इस चीज को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो। स्टेबल करेंसी चाहिए हमें अनस्टेबल लेने के लिए, और अनस्टेबल क्यों चाहिए, प्रॉफिट लेने के लिए। हम्म। और दोनों चीजों का मिलाप कब होगा, जब आप अच्छे ट्रेडर बनोगे, मार्केट को एनालिसिस करना सीख जाओगे कि यार ये वर्किंग कैसे कर रही है, कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यही चीज है, यानी कि हम्म। लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना
SMC कहते हैं इसको, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बाकी ये जो होते हैं ना इंडिकेटर शेटर, ये वो अल्लम फल्लम, ये सारा बच्चों वाला काम है। जब वो पंजाबी में कहते हैं ना, किसी इंसान को गिच्ची जो फड़ लेना सा हौसला लेके हम्म, वहा मैनू, सेम इसी तरह से ये आप जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, लिक्विडिटी को समझ लेते हो कि कहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, फ्रॉम बायर साइड या फ्रॉम सेलर साइड, पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, जोन कौन सा इसका पड़ा हुआ है, ये मैंने कहाँ से उठाना है, इसको कहाँ पे मैंने सेल करना है, आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिकेटर आपको वो नहीं देते, फायदा नहीं देते, इंडिकेटर आपको फायदा भी देते हैं। लेकिन आप फायदा तब उससे ले सकते हो जब आपको फायदा लेना आता है, क्योंकि इंडिकेटर चलते हैं मार्केट के साथ, ना कि इंडिकेटर मार्केट को चलाते हैं। वो सिर्फ हम्म। आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारा? हाँ जी, हो गया। ठीक है, अब ये देखें, नीचे जो आप ये तो वैल्यू आपको उसकी मिल जाएगी ना जब आप पैसे सेंड करोगे और वहां से क्रिप्टो करेंसी ले लोगे। हाँ, हम्म, फिएट और क्रिप्टो के अंदर यानी कि दोनों के बीच में किस चीज का फर्क है? क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नोड्स किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तीनों में से एक उसमें से डिसेंट्रलाइज होना भी है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक बंदा इसका वाली वारस नहीं है। और जो इस तरह का बंदा आता है, जैसे पंप डंप करना किसी प्रोजेक्ट को, उसके शेयर्स ही किसी एक ही बंदे के पास पड़े हुए हैं, बस पैसा लेकर आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा। जब लोगों ने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने शेयर्स वो सेल करेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस ड्रॉप होगी, वो पंप डंप करके प्रोजेक्ट को स्कैम करके भाग जाएगा। और अब ये ऐसा ही हो रहा है। जब मैंने बैच की स्टार्टिंग की थी 2 साल पहले, फर्स्ट बैच करवाया, 15,000 के करीब क्रिप्टो के प्रोजेक्ट थे, अभी 2 मिलियन से ज्यादा। तो भाई हर प्रोजेक्ट ही कामयाब है। 1 मिनट के अंदर तकरीबन 3 प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हो रहे होते हैं क्रिप्टो के। तो वो क्या होते हैं, वो एक टाइम आता है जब अपनी हाइप क्रिएट कर लेते हैं, मार्केट के बीच में अपनी एक अहमियत बना लेते हैं, उसके बाद जाकर वो किसी ना किसी चीज को प्ले होते हैं। फिर वहां से उनका वापस जाना इतना आसान नहीं होता। वो तभी वापस जाते हैं, फेल होते हैं, जब वो खुद हिम्मत हार जाते हैं या वो काम नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि इसमें बिनास के ऊपर भी हो जाते हैं ऐसे, कि जो डिलिस्ट का ऑप्शन आज तक ये प्रोजेक्ट डिलिस्ट कर दिया, तो उसके पीछे हाँ। रीजन होता है कि वो वर्क उनके जो रिक्वायरमेंट्स है बिनास को, बिनास की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे लॉन्च नहीं हो जाता। पूरी 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 वहाँ पे टीम बैठी हुई है जो वेरिफिकेशन करती है। और वहां से अगर कोई प्रोजेक्ट निकल जाता है ना, तो फिर आप उसकी देखते भी हो कि वो अपनी औकात पे भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, फिएट करेंसी सेंट्रलाइज्ड है। डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और ये फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि वो तो आप डिजिटल भेज सकते हो या आप फिजिकल करते हो। लिमिटेड सप्लाई होती है क्रिप्टो के अंदर। आपने देखा होगा ना कि जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट बनते हैं, लिखा होता है कि इतने मिलियन कॉइन है इसके टोटल, इससे ज्यादा हम्म, नहीं हो सकते, या इतने सर्कुलेट हो रहे हैं। तो लिमिटेड सप्लाई होती है, जबकि पैसा तो आप कभी भी छाप सकते हो। और पैसा छाप के आगे बढ़ाना, वो जो है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता बल्कि और मजीद बढ़ाता है। उसके बाद है कि क्रिप्टो जो वो ब्रांड न्यू चीज है, और जो फिएट है वेल स्टेब्लिश्ड है। ये जो है ना, क्रिप्टो जो है वो एनोमेस होता है, वो उसका जो है ना पता नहीं होता कि यार किस बंदे ने क्या कर रहा है, ये वो यानी कि वो ट्रैकेबल नहीं है, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। फिएट के बीच में तो आपको आरबीआई भी पकड़ सकती है, ये क्या सीन हो रहा है, ये है वो, ट्रैकिंग हो जाती है ना ट्रांजेक्शन की। और एग्जाम्पल नीचे उन्होंने दी हुई है बिटकॉइन की, एथीरियम की, रिपल की, यानी कि ये सारी के सारी क्रिप्टो करेंसीज है। और लास्ट के ऊपर ये है वो जो मैं आपको कह रहा था, थेथर। ईथर। ये थेथर आ रहा है, ठीक है, ये कंपनी है जो पेज है डॉलर के साथ, और क्रिप्टो करेंसी के बीच में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी को ही किया जाता है। सेम लाइक ये चीज ऐसे ही है जैसे डॉलर पेपाल का भी है और डॉलर पेयोनेर का भी है, स्प्रिंग वगैरह का भी है। तो कंपनीज हैं वो डॉलर के साथ पैच जो आपको फैसिलिटीज दे रही हैं। रिस्क इसमें क्या होता ठीक है है। कि हैकर्स, स्कैम्स, नो प्रोटेक्शन, वॉलेटिलिटी, यानी कि ये जो फिएट करेंसी होती है उसके रिस्क आपको सारे बता रहे हैं। फिर ये लास्ट चीज है जो हमारी लेक्चर के अंदर के, यार ये हम इसको क्यों करें, हम इसको इस्तेमाल। तो सिंपल सिंपल सा उसका जवाब है कि भाई देखें, वाई वी आर यूज दिस, इट इज लीगल इन दी वर्ल्ड। भाई बिल्कुल है, इंस्टीट्यूशन जो है ना उसको अडॉप्ट कर रही हैं। पेपाल ने अपना अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, गूगल जैसी कंपनी ने एआई के प्रोजेक्ट्स में, एआई की जो फील्ड है उसमें $1 बिलियन का जो मार्केट कैप है उसने इन्वेस्टमेंट किया। पेपाल है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये एक्सेप्ट इसकी अब हो रही है। यूएसए आप देख लें या चाइना आप देख लें, बड़े बड़े लेवल के ऊपर चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है।
उसके बाद लोगों की इसके तरफ जो एक्सेस है वो बहुत इजी है, यानी कि वन क्लिक के ऊपर आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो। सेम लाइक आप यूँ समझ लें कि यार अगर किसी बंदे ने पैसा भेजना हो किसी दूसरी करेंसी का, उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। पहले वहां पे जाके कोई दुबई के अंदर बंदा बैठा हुआ है, उसने करेंसी यहाँ पे भेजनी है, जैसे कोई हमारा कोई भाई है कोई बाप है, कोई वहां पे वो गया होगा बेचारा, मेहनत कर रहा है मजदूरी कर रहा है, घर के अंदर उसने पैसे भेजने हैं, तो कितने उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर वहां पे जो टैक्स उनको देने पड़ते हैं वो अलग से, यहाँ पाकिस्तान में अलग से है। तो ये सारी चीजों से अगर हम साइड पे हट के सोचें तो देखें वन क्लिक के ऊपर ये थेथर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो भाई 1 मिनट के अंदर मेरी पेमेंट अमेरिका में पहुंच गई है, 12 घंटे का टाइम का फर्क है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से है लीगल है या नहीं है, तो इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज नॉट इलीगल। और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन आर टैक्सेड, यानी कि वो आपको मैंने बताया ना ब्लॉक बन रहे होते हैं तो ट्रांजैक्शन आपकी हो रही होती हैं, हर चीज वहाँ पर ट्रैक होती है। बस ये नहीं होता कि यार किस बंदे ने, यानी कि नाम नहीं होते, लेकिन ट्रैकिंग हो रही होती है। जब कोई हैवी अमाउंट आपके ट्रांजैक्शन के अंदर जाएगी, बिलियन डॉलर के अंदर जाएगी, ऐसी कंट्री में जहाँ पे बिलियन डॉलर बहुत एक अहमियत रखता है, जैसे पाकिस्तान के एग्जांपल ले लें, 1 मिलियन डॉलर जो है भाई वो तो अरबों रुपया बनता है। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हम्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बंदे जो है ना उसको ट्रैक कर भी रहे हो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ना हो रही हो, तो वो उसको इसीलिए ट्रैक कर सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, किस जगह पे हो रही है, काफी कोई रीजन है ना इसका। तो क्या टेक्सटेड होती है, इसके बीच में कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, 2 नंबरी करनी है तो आपकी अपनी एक होती है कि आप एक चीज को 2 नंबर करके आप चला रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि बिटकॉइन के बीच में 2 नंबरी वाली पेमेंट नहीं होती, यानी कि डार्क वेब के ऊपर जितनी भी पेमेंट होती है बिटकॉइन में होती है। इस्तेमाल अच्छा करना या बुरा करना वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छा बुरा करना हमारे ऊपर डिपेंड। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ये सस्ती हैं। जैसे नई नई करेंसीज लॉन्च होती हैं, अभी के टाइम के बीच में जब वो बंदा कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाता है, इन्वेस्टमेंट उसके पास अच्छी है, तो वो इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ वो चले, चीज़ों को होल्ड करे, स्पॉट में ट्रेड करे, जिसके लिए मैंने जो आप आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा कि ये क्रिप्टो की क्यों मैं प्रेफर करता हूँ, आखिर रीज़न क्या उसका, और उसके बाद जो है ना इसी करेंसी इसके अंदर जो ट्रेड हम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्रिप्टो क्यों मैं प्रेफर, एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दी वैल्यू ऑफ क्रिप्टो इज अ रियल एज रुपीज, यानी कि अभी जितना भी आपने पढ़ा आपको वहां से आइडिया हो गया होगा ना कि यार ये स्कैम नहीं है। अगर हम रियल में इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, चीज को अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं, जब एक प्रोजेक्ट पूरी तौर पे ऑप्टिमाइज होकर डेवलप होकर क्रिएटेड होकर ये आ रहा है, तो फिर इसके बीच में कैसे हो सकता है स्कैम हो। स्कैम तो वो जो हम इंसान खुद कर रहे हैं, मैं खुद अपनी ऐप को डेवलप कर लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ बिनास टू, या कोई भी मैं इस तरह का नाम दे देता हूँ जिस किसी चीज से रिलेटेड, और लोगों को बोलता है भाई आप पैसा भी नहीं डालो, ये वो कुरान क्रिएट करते हैं, यानी कि स्कैमिंग मॉड्यूल ही बना रहा ना, मैं जैसा भी बना लूँ। तो वो तो हम्म हमारे ऊपर है ना कि हम उसमें किस तरह से घुस रहे हैं, चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड। इसी तरह से इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी सिंपल, सिंपल क्या है, एक्सचेंजेस आपके पास, आप बिनांस के ऊपर अकाउंट बनाना कौन सा भी मुश्किल बना, आपका 5 मिनट के अंदर अकाउंट बन जाता है, तो ना वहाँ पे जाकर पेमेंट को ट्रांसफर करो और क्रिप्टो करेंसी का बाई कर लो। सेम लाइक ऐसे जब आपने पीकेआर में कन्वर्ट करना अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करो, वहाँ पे जाकर आप उसको बाई कर लो अपने पैसे को दोबारा से। तो होपफुली जितना भी अभी आपने पढ़ा है घंटा डेढ़ जो हमारी क्लास हुई है, इसके बीच में बहुत सारी आपको चीज़ें ऐसी होंगी कि जो जिसने आपके माइंड को अच्छे से ब्लॉक किया होगा, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, और कोई बर्डन तो नहीं आया माइंड के ऊपर की कंफ्यूजिंग हो रही नहीं होगी, नहीं हो गया नहीं नहीं कोई है ना। असल में ये था मेरा कि ये जो है ना जितनी जल्दी हो सके ना हम इस चीज़ को ना कवर कर लें, ताकि हमारी वही बात को वो स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हो रही थी। तो ये था हमारा ना आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है ना अभी आपका जो पैटर्न होगा, अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ क्लास को। ये